Today we are going to discuss chemical reactions of carboxylic acids, and first we will go for reactions involving cleavage of O bond H. इसका मतलब ये हुआ वो सारी रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे पहले जिसमें O बॉन्ड H की क्लीवेज हो रही है ये वाला। और जब ये क्लीवेज होगी तो जो स्पीशीज बनेंगी वो बनेंगी ये वाला। एक तो बनेगा ये आयन विच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेट आयन। इट इज कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और H पॉजिटिव आयंस जो है वो फर्निश किए जाएंगे सॉल्यूशन में, और इन्हीं H पॉजिटिव आयंस की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक करेक्टर शो करता है, एसिडिक नेचर शो करता है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी कैपेबिलिटी है कि ये H पॉजिटिव आयन को सॉल्यूशन में फर्निश कर सकता है और इसीलिए ये एसिडिक करेक्टर शो करेगा। एसिडिक करेक्टर किसी भी सब्सटेंस का कंफर्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उस सब्सटेंस की रिएक्शन आप किसी एल्कली मेटल से करके देख लो। जैसे आपके पास ये रिएक्शंस लिखी हुई है जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, सोडियम मेटल से करा रहे हैं। सोडियम एक एल्कली मेटल, बेसिक मेटल है, और अगर ये किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करता है तो ये बात कंफर्म होती है कि वो सब्सटेंस कैसा है, एसिडिक नेचर का है, क्योंकि सोडियम एल्कली मेटल है। और अगर ये एल्कली मेटल किसी भी सब्सटेंस से रिएक्शन कर सकता है तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि जिस सब्सटेंस से ये रिएक्शन कर रहा है वो कैसा होगा, खुद एसिडिक नेचर का होगा। तो जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सोडियम मेटल से कराते हो तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और ये दो जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये H2 की गैसियस फॉर्म में एस्केप कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं, सोडियम मेटल टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं कि हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब हो और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया हो, उसमें हम सोडियम मेटल पीस अगर ऐड करेंगे तो डाई हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी और उसको फिर हम पॉपसम टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टेस्ट भी हो सकता है। हालांकि ये टेस्ट अल्कोहल्स भी देते हैं लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी देंगे। ठीक है, लिटमस टेस्ट आप कर सकते हो। जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो लिटमस टेस्ट भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक एल्कली है इससे रिएक्शन कराते हो तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये H और NaOH का ये OH नेगेटिव ये कंबाइन करके वाटर फॉर्म करेगा और ये Na जो है, NaOH का जो Na है वो H की जगह चला जाएगा और इस तरह से ये आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड के, विच इज कॉल्ड सोडियम कार्बोक्सिलेट। तो अगर NaOH से कोई सब्सटेंस रिएक्शन कर रहा है तो ये बात कंफर्म हो रही है कि वो सब्सटेंस कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। आपसे अगर पूछा जाएगा राइट टू केमिकल रिएक्शंस विच सपोर्ट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो एक रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ लिख के दिखा देंगे और दूसरी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिख करके दिखा सकते हैं। ये जो थर्ड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है उसको हम टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट सभी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। अगर आपके घर में थोड़ा विनेगर रखा हो, सिरका रखा हो, उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए या किसी वेसल में ले लीजिए और उसमें खाने वाला सोडा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा उसे ऐड कर दीजिए। आपको कार्बन डाइऑक्साइड की फिज बबल्स जो है वो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती दिखाई पड़ेगी और उसकी जो प्रेजेंस है वो आप लाइटेड मैच स्टिक लेकर के आइएगा, वो लाइटेड मैच स्टिक क्या हो जाएगी, बर्न ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको ये कंफर्म करना है कि किसी टेस्ट ट्यूब में जो गिवन कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, यानी कि बेंजीनिक हो या नहीं हो, आपका एलिफेटिक ही हो केवल, तो उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करके
करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसकी प्रेजेंस को आप या तो लाइम वाटर में पास करके कंफर्म कर सकते हो, या लाइटेड मैच स्टिक अगर आप लेकर के आएंगे तो लाइटेड मैच स्टिक जो है बर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन जो है ये कंफर्म करती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर को, और साथ ही साथ ये जो दो रिएक्शन है फर्स्ट और थर्ड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल टेस्ट करने में भी यूज होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें ये कार्बोक्सिलिक आयन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये जो कार्बोक्सिलिक आयन बना है H पॉजिटिव आयन लूज करके, इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में, नंबर 1 ऑक्सीजन नंबर 2 ऑक्सीजन के बीच में डीलोकलाइज होता रहता है, कभी डबल बॉन्ड इधर कभी डबल बॉन्ड इधर, जिसकी वजह से ये जो कार्बोक्सिलिक आयन है ये रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज हो जाता है। ये रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज हो जाता है, और इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है कि जल्दी से H पॉजिटिव आयन को लूज करके स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इसमें कंपेयर कर लेते हैं फिनॉल से। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, कहते हैं कि फिनॉल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर है वो ज्यादा है, या जो फिनॉक्साइड आयन है, जो फिनॉल जब H पॉजिटिव आयन लूज करेगा उसके बाद फॉर्म होंगे, तो जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेटिंगली स्टेबलाइज्ड होता है। तो इनका क्वेश्चन ये रहता है कि फिनॉक्साइड आयन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो लगभग कितने रहते हैं, 5 रहते हैं, यानी कि ज्यादा रहते हैं देन द कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 और 2, जबकि फिनॉल में कितने बनाते हो फिनॉक्साइड आयन में, 5 लगभग बनाते हो आप, है ना। तो इनका क्वेश्चन यही रहता है कि भाई जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ही जो स्पीशीज और कैसी होती है, स्टेबल होती है। लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे फिनॉक्साइड आयन को और कार्बोक्सिलेट आयन को, तो आप देखेंगे जो कार्बोक्सिलेट आयन है इट इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। ऐसा इसलिए है कि जो फिनॉक्साइड आयन है इनका, मैं देखो एक स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, यानी कंडीशन आएगी। देखिए ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज पहले से ही तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, कार्बन एटम पर, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन पर। तो क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, इसीलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो कार्बोक्सिलेट आयन का ज्यादा होगा देन द फिनॉक्साइड आयन। नो डाउट फिनॉक्साइड आयन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर है वो कार्बोक्सिलेट आयन के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर स्टेबल होगा देन द फिनॉक्साइड आयन, और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन को लूज करके स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होने की ज्यादा होगी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप आंसर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। पूछेंगे व्हाई, तो आप आंसर करेंगे बिकॉज द कार्बोक्सिलेट आयन, ये जो आयन बन रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, it is more stable than the phenoxide ion. अब why carboxylate ion is more stable? Because in carboxylate ion the negative charge is delocalized on more electronegative oxygen atoms, जबकि जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ मूव करता है, वो मूव करता है कार्बन एटम्स पर, जो कि ऑक्सीजन के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। तो नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर डीलोकलाइज होता है
उतनी ही स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है। ये बात तो आपको सीखनी है, याद रखनी है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर डीलोकलाइज होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, उतनी ही उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी है। फिनॉक्साइड आयन में ये चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? इस कार्बन पर, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द ऑक्सीजन। तो इसीलिए कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉक्साइड आयन। तो आपको एक बात पता चल गई कि फिनॉक्साइड यानी कि फिनॉल और कार्बोक्सिल एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अगर ऑर्डर लिखेंगे आप एसिडिक कैरेक्टर का, तो सबसे ज्यादा रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे कम रहेगा फिनॉल का, उससे कम रहेगा वाटर का। अगर अल्कोहल से कंपेयर करें हम, तो ये तो आपने पढ़ा ना ऑर्डर। और सबसे कम किसका रहेगा? अल्कोहल का। अल्कोहल तो इतने कम एसिडिक होते हैं कि वो ब्लू लिटमस को ही रेड नहीं करती। ठीक है। और अगर आप कंपेयर करोगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल विद वाटर, तो आप देखेंगे वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है। और फिनॉल तो ज्यादा एसिडिक होता ही है इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन यूज करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनता है, जो कि रेजोनेटिवली स्टेबलाइज्ड होता है। लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करेंगे फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर स्टेबल, बिकॉज जब ये H पॉजिटिव आयन यूज करेंगे तो ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा देन द फिनॉक्साइड आयन। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स पर डीलोकलाइज होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में ये कार्बन एटम जो कि O के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उन पर डीलोकलाइज होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर डीलोकलाइज होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, उतना ही उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन की अगर बात करें, उसका स्टेबिलिटी फिनॉक्साइड आयन से ज्यादा होती है। और यही वजह कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से H पॉजिटिव आयन यूज करके ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं। नेक्स्ट अब हम इनके कुछ और बात कर लें। देखिए, किसी भी एसिड का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है, लेकिन एक वैल्यू है जिसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, व्हिच इज डिनोटेड बाय Ka। ये अल्टीमेट फैक्टर है। अगर किसी के लिए, किसी भी एसिड के लिए Ka की वैल्यू ज्यादा आती है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। उसके बाद कोई इफ बट नहीं। जिसके लिए Ka की वैल्यू ज्यादा, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। यानी कि आप बोल सकते हो ऐसे कि जो एसिडिक कैरेक्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। जितना Ka ज्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। और एक टर्म है हमारे पास, जैसे आप pH निकालते हो ना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट pKa। कैसे? माइनस लॉग Ka करें इस तरह से। ठीक है। तो जो pK है वो एसिडिक कैरेक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना Ka की वैल्यू ज्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। लेकिन pKa की वैल्यू जितनी कम उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अल्टीमेट फैक्टर एसिडिक कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला कौन है? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कुछ ऑर्डर हमें दिए गए यहाँ पर, देखिए। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में सीख लेते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में सीख लेते हैं। ये एसिडिक कैरेक्टर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं वो हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे NO2। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में लग गया। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक एनायन है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है।
जबकि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से कार्बोक्सिलिक आयन की स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी टेंडेंसी H पॉजिटिव आयन को लूज करके लेस स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होने की क्या रहेगी, कम। यानी कि सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ाता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो एसिडिक करेक्टर को कम करेगा। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमें, उसका ऑर्डर भी दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। ये देखिए, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर इज, यानी कि अगर ये इनमें से कोई ग्रुप लग जाए कहीं पर तो वह एसिडिक करेक्टर को इस ऑर्डर में बढ़ाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर कौन बढ़ाएगा, CF3, क्योंकि F यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर NO2 का इम्पैक्ट इससे कम आएगा, देन CN, देन F, देन Cl, देन Br, देन I, देन PH। मैं ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रुप है CH3COH, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो अगर आपको इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ाना है तो आप क्या करो, इस CH3 का एक H हटा दो और इसकी जगह आप लगा दो CF3, तो इसका एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगर CH3 का एक H हटा करके NO2 लगा दो तो इसका एसिडिक करेक्टर इससे कम होगा, फर्स्ट वाले से। और अगर Br लगा दोगे तो एसिडिक करेक्टर और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देते हैं, और भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्लोरीन है, इसी वजह से जो CF3 है ये एसिडिक करेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। कुछ और सीधी सीधी बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सीधी मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये जो ऑर्डर है ये ऐसा बच्चे इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रख पाते हैं, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इन शॉर्ट इस बात को समझा दूं। देखिए, वो बात क्या है, वो बात है ये, यानी कि अगर हमारे पास है फ्लोरो एसिटिक एसिड FCH2COOH, इसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा देन क्लोरो एसिटिक एसिड, और क्लोरो एसिटिक एसिड का एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा देन ब्रोमो एसिटिक एसिड, और इससे कम किसका होगा, आइडो एसिटिक एसिड, और इससे भी कम किसका होगा, एसिटिक एसिड का। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उससे कम Cl, फिर Br, फिर I, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतना एसिडिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यू विल राइट एसिडिक करेक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक बात तो ये होगी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, देखिए ये हमारे पास है CF3COOH, ये कंपाउंड है CHF2COOH, ये हमारे पास FCH2COOH, और ये हमारे पास है CH3COOH। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच्ड होंगे उतना एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह भी काम कर सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट भी बोल सकते हो आप। तो सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका रहेगा, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम फ्लोरो एसिटिक एसिड, और सबसे कम एसिटिक एसिड का यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से कुछ और मैं कंपाउंड देखिए यहाँ बना रहा हूँ, और उसका एसिडिक करेक्टर किस ऑर्डर में इंक्रीज करेगा वो मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना यहाँ पर आ गया है, बिल्कुल COOH के बराबर वाले कार्बन पर।
दूसरा जो कंपाउंड है इसमें जो फ्लोरीन है वो सेकंड कार्बन पे चला गया, मतलब थर्ड कार्बन पे चला गया, 1 2 3। और जो थर्ड वाला कंपाउंड है उसमें ये थोड़ा और दूर चला गया। तो जितना दूर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस। और जितना पास रहेगा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, इसी तरह से ये बात एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम देख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखिए इसमें जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। और ये OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, कम करेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो जितना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा उतना के की वैल्यू क्या आएगी, कम, पीके की वैल्यू क्या आएगी, कम। तो देखो यहाँ इसका पीके कितना है 3.41, इसका कितना 4.46। एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके, है ना, और के की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर ये तीन कंपाउंड कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और सबसे कम किसका होगा, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड का रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप 2 मिनट में इसको सब लोग आंसर कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। इट इज 12.8 प्रॉब्लम, 12.8 देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.8। जरा जल्दी से बता दें, विच ऑफ ईच पेयर शोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड। कह रहे हैं ये जो पेयर दिया है फर्स्ट वाला, ये इसमें दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये CO2H का मतलब है COOH है, बताइए जल्दी से। फर्स्ट और सेकंड में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सेकंड वाले का, क्योंकि यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन नहीं है ना। तो F इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। अच्छा इस सेकंड में बताएं, सेकंड में क्या है CH2F, और यहाँ क्या है CH2Cl। तो F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट F का ज्यादा होगा देन द Cl, तो ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। थर्ड में बताएं, ये 1 ये 2 ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, यहाँ पर F कितने पर है, फोर्थ कार्बन पर है, और यहाँ पे कितने पे 1 2 3 4, यहाँ कितने पे थर्ड कार्बन पर है फ्लोरीन। तो किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना COOH के पास लगा होगा, तो यहाँ पर पास लगा होगा, ये सेकंड वाला जो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। फोर्थ में बताएं जल्दी से, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, फर्स्ट वाले का, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। राइट, तो काफी आसान क्वेश्चंस थे, बिल्कुल डायरेक्ट। आपको ये देखना माइनस आई इफेक्ट वाला पास में लगा है, ज्यादा नंबर में लगा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बेस पर आप इसको एसिडिक कैरेक्टर को बता सकते हो। Now we go for those reactions in which cleavage of C bond OH takes place। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये C bond OH जब क्लीव होगा तो कौन सी रिएक्शंस ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। इसमें फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कब बनते हैं, जब वाटर का रिमूवल होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका H और इसका OH, ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा जब आप इसको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, या किसी एसिड की प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं, तो भी रिएक्शन यही होगी। जब ये H2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये वाला ऑक्सीजन। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये जो ऑक्सीजन है, इससे दोनों जो इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच हो जाएंगे, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, या इथेनोइक एनहाइड्राइड भी लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी जब अल्कोहल्स में आपने एस्टिफिकेशन पढ़ा था तो वहां भी इसका जिक्र आया था, मैंने बताया था आपको।
नेक्स्ट देखेंगे एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के बारे में आपने अल्कोहल फिनॉल में भी पढ़ चुके हैं। वाटर जो बन रहा है उसको रिमूव कर दो, जिससे कि जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ एस्टर्स फॉर्म होंगे। ये मैकेनिज्म मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रिएक्शन विद पीसीएल, पीसीएल5, पीसीएल3, एसओसीएल2, ये सब एक सी है। इसका बेस एक ही है। क्या है बेस? अगर इन सब्सटेंस की रिएक्शन कराएंगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, तो OH की जगह Cl आ जाएगा बस। OH की जगह Cl, OH की जगह Cl आ जाएगा। बाकी तो आपको मालूम सबसे बढ़िया कौन रहता है? SO2, SOCl2 रहता है, क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दोनों कैसे बनते हैं? गैसियस स्टेट में बनते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर केवल RCOCl मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आपने यूज किया PCl3, तो भैया 3 वाला कंपाउंड बनेगा H3PO3, ऐसे याद कर लेते हैं। और अगर आपने यूज किया PCl5, तो POCl3 और HCl बनेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा लर्न करेंगे। PCl3 अगर है तो H3PO3, और अगर PCl5 है तो POCl3 और HCl ऐसे बाई प्रोडक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया। देखिए, जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, ये कैसा एसिड है? अमोनिया कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे? कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। तो ये जो H है, ये NH3 कंबाइन करके अमोनियम आयन बना लेगा और ये बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। और जब आप इसे हीट करोगे तो ये H2 यहाँ से और एक ऑक्सीजन H2O चला जाएगा, बचेगा CONH2 बचेगा, एसीटामाइड बचेगा। ये रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो एरोमेटिक है उनमें भी पढ़ सकते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराओगे तो COONH4 पॉजिटिव, यानी कि अमोनियम बेंजोइड बनेगा। और जब आप इसे हीट करेंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से ये एक O चला जाएगा, बाकी क्या बचेगा? CONH2। ये बन गया आपके पास बेंजामाइड। ठीक है, ऐसे दो COH ग्रुप भी हो सकते हैं बेंजीन पे। देखिए जैसे ये कंपाउंड आपके सामने, ये दो ग्रुप है तो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लगेंगे। बैलेंस लिखना चाहो तो बैलेंस यहाँ लिख सकते हो। ये COONH4, ये COONH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट करोगे तो H2 और ये O चला जाएगा, यहाँ से भी H2 और ये O चला जाएगा, क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएंगे। और फर्दर जब इन्हें स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो NH2 और यहाँ से ये H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NH3 एलिमिनेट हो जाएगा और CO बचा और क्या बचा? NH, ये कहलाएगा पिथैलिमाइड। तो कन्वर्जन ये पूछ सकते हैं आपसे, कन्वर्ट बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड टू पिथैलिमाइड। तो ये रिएक्शन आप करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से ट्रीट कराएंगे, जिससे अमोनियम पिथैलेट बनेगा। ये पिथैलिक एसिड है, आपको पता है, दिस इज पिथैलिक एसिड। और अमोनियम पिथैलेट को हीट करेंगे तो पहले H2O, ये H2, ये O चला जाएगा, अमाइड बन जाएगा CONH2, पिथैलेमाइड। और ये पिथैलिमाइड है। इतना फर्क है यहाँ पे, बस इतना फर्क है, यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है? I है। तो ये पिथैलेमाइड, दिस इज पिथैलिमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिडक्शन। ये अलग टाइप की रिएक्शन में कोई क्लीवेज नहीं होगी, इसमें रिडक्शन होना है। देखिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और B2S6 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। सबको मालूम है ये बात। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्लास 10 में भी आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे ये लिया हुआ है सोडा लाइन, यानी कि NaOH और CaO मिक्सचर के साथ हीट करेंगे, तो देखिए क्या होगा? ये Na, ये हो गया Na2, ये COOO, यानी कि ये Na2CO3 एलिमिनेट हो जाएगा और H जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ चला जाएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ देता हूँ, देखिए इसको आप ऐसे सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3COONA। हमें डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट रिक्वायर्ड रहता है। इसे जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो ये Na2 और COO
और ये वाला ऑक्सीजन मिल गया, Na2CO3 चला जाएगा और क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डी कार्बोक्सिलेशन है। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेशन। फिर हम बात करेंगे हैलोजिनेशन की। काफी अच्छी रिएक्शन है, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम HVZ रिएक्शन भी बोल देते हैं भाई, HVZ रिएक्शन शॉर्ट में बोल देते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो अल्फा कार्बन है, देखिए ये तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसका पड़ोसी कार्बन कौन होता है, अल्फा, ये अल्फा कार्बन है। CH2 वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है। तो अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कि अल्फा कार्बन एटम हो, उसका ट्रीटमेंट क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, तो आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। यानी कि यहाँ का एक H हट करके एक Cl या Br आ जाएगा। Cl2 लोगे तो Cl आ जाएगा, H हटा के Br लोगे तो Br आ जाएगा। तो काफी बार कन्वर्जन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, और बच्चे पहचान नहीं पाते कौन सी रिएक्शन है। बहुत सिंपल कन्वर्जन, लेकिन बच्चे पहचान नहीं पाते। क्या क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट प्रोपियोनोइक एसिड टू 2-chloro-propiononic एसिड, 2-chloro-propiononic एसिड। तो ये कौन सी रिएक्शन का एप्लीकेशन है, HVZ रिएक्शन का एप्लीकेशन है। इसमें आप क्लोरीन से ट्रीटमेंट कराओगे रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका अल्फा पोजीशन का जो H है, एक H हट करके यहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। तो ये आपकी अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एसिड जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिंग सब्स्टिट्यूशन की। अगर आप बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप देखेंगे COH ग्रुप कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से अपनी तरफ डीलोकलाइज करता है, और इसीलिए ये केवल मैटर डायरेक्टिंग होता है। इसमें जब आप इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर, यानी कि ऑर्थो पर और पैरा पर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। तो जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी बहुत वो कहाँ पे बची, मेटा पर बची। इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ डायरेक्ट किया जाएगा, मेटा पर। यानी कि नाइट्रेशन अगर कराओगे तो NO2 कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर। अगर फीडर का आप हैलोजिनेशन कराओगे तो Br कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस इसको पढ़नी है आप। मिथेनोइक एसिड, कुछ यूज देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। मिथेनोइक एसिड इज यूज इन रबर, जिसे आप HCOOH बोलते हो, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। इथेनोइक एसिड इज यूज एज सॉल्वेंट एंड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। हेक्सेन डाइओइक एसिड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6,6, ये एक तरह का पॉलीमर है। और एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं, फूड स्मेल अच्छी स्मेल होने की वजह से, प्लेजेंट स्मेल होने की वजह से एस्टर्स की। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। अगर आप घर में पिकल्स वगैरह डालते हैं, अचार वगैरह डालते हैं, तो जो पंसारी है वो आपको एक शीशी देता है लिक्विड की, जिसमें सोडियम बेंजोएट होता है, जो आपके अचार को खराब होने से बचाता है। जो हायर फैटी एसिड्स हैं आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट बाय सैपोनिफिकेशन। जब आप फैट्स का, डिटर्जेंट्स का, सॉरी फैट्स का जब आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको सोप्स मिलते हैं, विच आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाउ विल यू कन्वर्ट और हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। कोशिश यही करनी है कि भाई 2 स्टेप में ये कन्वर्जन हो जाए। तो चलिए करते हैं इसको। पहला है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। So propanone means acetone, that is CH3 COCH3। ये प्रोपेनोन आ गया, you have to convert into propene, this is your propene। ठीक है, तो पहले आप क्या करें, पहले आप इसका करा दो रिडक्शन। निकेल की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन जब आप करा देंगे तो जो कीटोन्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स देते हैं ऑन रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पर सेकेंडरी अल्कोहल्स मिल गया आपको। आप कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, LiAlH4 भी यूज कर सकते थे, पैलेडियम की प्रेजेंस में भी करा सकते थे।
और अब आप इसका ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा दें। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को ले लेगा। हालांकि ये भी बीटा है, किसी भी एक कार्बन से H ले लेगा, तो यहाँ से H और यहाँ से OH जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, प्रोपीन आपको मिल जा रहा है। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बहुत ही बढ़िया कन्वर्जन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह आप समझिए, ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, और इसे कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में। बहुत बढ़िया कन्वर्जन है ये। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड CHO। तो क्या करें, देखिए पहले आप इसका ट्रीटमेंट करा दो SOCl2 से। मैंने आपको बता रखा है जहां कहीं भी OH होगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो आपको ये बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। दिस इज योर बेंजोइल क्लोराइड COCl। और OL क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में हम रोजिनमुंड रिडक्शन करेंगे, जिसमें हम पैलेडियम BaSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजिनेशन करेंगे, जिससे COCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये रोजिनमुंड रिडक्शन या रोजिनमुंड रिएक्शन का एप्लीकेशन है। तो पहले आप बेंजोइक एसिड को SOCl2 से ट्रीट कराओ, जिससे बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, और बेंजोइल क्लोराइड के बाद आप इसका रोजिनमुंड रिडक्शन कराइए, जिससे ये रिड्यूस होकर के एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये रहा हमारे पास इथेनॉल और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, और नंबर 3 पर क्या, हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप। अरे ये तो एल्डोल लग रहा है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप भी है, OH भी है, ये कंपाउंड क्या है, एल्डोल है। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को देखो, ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड्स है उनको कॉमनली क्या बोलते हैं हम, एल्डोल बोलते हैं। तो एल्डोल तो भैया एल्डोल कंडेंसेशन में बनेगी। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट समझिए, जब आप इसका ट्रीटमेंट कराएंगे CrO3 से या PCC से, पायडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कोई भी ले सकते हो, तो ये जो आपका अल्कोहल है इट विल ऑक्सीडाइज टू व्हाट, एल्डिहाइड। और अब आप इसका एल्डोल कंडेंसेशन जब करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन आप डाइल्यूट NOH की प्रेजेंस में लगभग 400 केल्विन पर कराते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस कंपाउंड में। क्योंकि 2 स्टेप बोले तो मैं जो इंटरमीडिएट स्टेप से बना के नहीं दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो बना के भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब आपको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया तो भैया आप जो है उसको ना दिखाएं। ठीक है, तो जब आप एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे एसिटल्डिहाइड का, उसे कंडेंस करेंगे, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड हम देख लेते हैं, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ये बेंजीन है और ये रहा आपका मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बनाए पहले, देखो एसिटोफिनोन क्या हो गया, COCH3, और इसकी मेटा पोजीशन पर क्या आ गया, NO2। तो दिस इज योर मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो आप क्या करें, पहले इसका ट्रीटमेंट करा दें CH3Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये आ गया आपके पास टॉलिन, और टॉलिन का कराइए अब आप क्या, एल्केलाइन KMnO4 से ट्रीटमेंट कराइए, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिससे जो H3 है वो CO, नो एसिटोफिनोन चाहिए आपको ना, थोड़ी गलती हो रही है, CH3COCl से ट्रीट कराइए तो COCH3 डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ये एसिटोफिनोन बन गया। और अब इसका आप बस नाइट्रेशन कराएंगे। अब तो आपको सिर्फ इसका नाइट्रेशन कराना है, बात बन गई। ठीक है, नाइट्रेशन किससे कराते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कराओगे, तो NO2 ग्रुप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है,